जी क्या हाल चाल। बढ़िया सब लोग। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? अब तक हमने पढ़ लिया था कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। साइज एक्सक्लूजन के अंदर हमने उसका एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए थे और साइज एक्सक्लूजन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के बाद में हमने क्या पढ़ लिया था कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने देख लिया था कि भैया कैटायन अगर कैटायन को रिप्लेस करके जा रहा है, ठीक है, अगर कैटायन से एक्सचेंज हो रहा है Na+ अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करके जा रहा है तो वो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगी, और अगर क्लोरीन किसी नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करके जा रहा है तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगी। गॉट इट? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो भाई अपना कन्वर्सेशन चल रहा है, वर्ड पकड़ते हैं, ठीक है, टर्म्स पकड़ते हैं। तो व्हाट इज एफिनिटी? एफिनिटी क्या है? तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के लिए एफिनिटी जो टर्म है, इस एफिनिटी टर्म को समझने के लिए आपको मेरे पुराने वाले वीडियोस के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां मैंने आपको एफिनिटी अच्छे से समझा रही है। तो एफिनिटी एक्चुअल में क्या होती है, यहाँ पे समझा देता हूँ कि एफिनिटी एक्चुअल में क्या होती है। एफिनिटी का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है और वह अपने पर्टिकुलर सब्सट्रेट से बाइंड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड कर रहा है डीएनए के साथ में, ठीक है, और फिर एमआरएनए बना रहा है। बट ऐसा नहीं है ना कि डीएनए के हर जगह पर जाके बाइंड कर रहा है। जैसे कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर है, गॉट इट, और इस मिक्सचर के अंदर कुछ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है, ठीक है, कुछ आरएनए भी है, ओके, और कुछ प्रोटीन्स भी है। बट जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एंड ऑलवेज जाके बाइंड करके साथ में डबल स्ट्रैंड डीएनए साथ में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज डबल स्ट्रैंड डीएनए के ऊपर भी एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसका नाम है कौन सा? प्रमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, ये प्रमोटर रहा, ये कोडिंग रीजन रहा, अल्टरनेट रहा, तो आरएनए पॉलीमरेज जब यहां जाके बाइंड होगा तभी ये आगे स्टार्ट करके एमआरएनए बना पाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक पर्टिकुलर प्रमोटर के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो हर एंजाइम, जितना भी एंजाइम होता है वो हर एंजाइम अपने अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो जैसे कि हर एक प्रोटीन है पर्टिकुलर, तो एक प्रोटीन ए है वो अपने एक बी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ए प्रोटीन बी सबस्ट्रेट के साथ में हाई एफिनिटी शो कर रहा है। गॉट इट? तो एफिनिटी का क्या मतलब है? अगर नॉर्मली एक एंजाइम प्रेजेंट है और उसका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट भी वहां पर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल बी सबस्ट्रेट उसका स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ सी भी है, डी भी सबस्ट्रेट है, ई भी सबस्ट्रेट है, गॉट इट? तो ए एंजाइम जो है वो सी के साथ बाइंड कर जाएगा, चलो मान लिया कर गया, लेकिन बाइंड करते डिसोसिएट हो जाएगा, बाइंडिंग डिसोसिएट। जैसे वो बी के साथ बाइंड किया तो बी के साथ वो लंबे समय तक बाइंड रहेगा। इसका मतलब हमने बोला प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग, क्योंकि कोई भी एंजाइम जो अपने सबस्ट्रेट को ढूंढता है, अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ढूंढता है, तो बाइंडिंग एंड डिसोसिएशन से ढूंढता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास आंखें हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर बहुत सारे सबस्ट्रेट ले रखे हैं और उस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर फॉर एग्जांपल आपने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर बहुत सारे सबस्ट्रेट ले रखे हैं, सबस्ट्रेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम जो है वो बाइंड बी से करने के लिए इसकी हाई एफिनिटी है, इसकी हाई एफिनिटी है, इसके साथ में
बी सबस्ट्रेट के साथ में। अब अगर बी सबस्ट्रेट के साथ में इस एंजाइम की हाई एफिनिटी है, ठीक है, अब अगर बी सबस्ट्रेट के साथ में इस एंजाइम की हाई एफिनिटी है तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो बी सबस्ट्रेट के साथ में तो प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग शो करेगा, मतलब लंबे टाइम तक बाइंड रहेगा। अब लंबे टाइम क्या मतलब है, कुछ मिली सेकंड्स के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए। ऐसे नहीं कि भैया लंबे टाइम पे आने का मतलब हो गया, ऐसा नहीं कि एक दिन तक या 2 दिन तक बाइंड रह जाएगा, नहीं, कुछ मिली सेकंड्स के लिए उस तक बाइंड रहेगा। लेकिन जिनके साथ इसकी एफिनिटी नहीं है, इट मींस इस एंजाइम की एफिनिटी ना ए के साथ में है, ना सी के साथ में है, ना ई के साथ में है, ना डी के साथ में है, तो जिन एंजाइम्स की जिस सबस्ट्रेट के साथ इसकी एफिनिटी नहीं है या जिस सबस्ट्रेट के साथ इसकी एफिनिटी कम है, ये पर्टिकुलर एंजाइम उन सबस्ट्रेट के साथ या तो बाइंड ही नहीं होगा, और अगर बाइंड होता भी है तो बहुत क्विकली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब अगर ये मिली सेकंड ले रहा है ना, तो ये मिली सेकंड का भी कुछ चौथा भाग या फिर कुछ चौथा ही भाग लेगा, ठीक है, इतना टाइम में डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन एक एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट को ढूंढता है कैसे, ट्रायल एंड एरर से, ठीक है। तो इतना सब रामायण का कहने का क्या अर्थ है, लास्ट में इस रामायण में मैंने आपको सुनाई है क्या सार है, उसका सार ये है कि अगर एक एंजाइम जो है वो अगर किसी एंजाइम की एफिनिटी इज हाई फॉर अ सबस्ट्रेट, कि अगर एक एंजाइम की उसकी सबस्ट्रेट से एफिनिटी हाई है तो प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग होगी, मतलब लंबे टाइम तक वो बाइंड हुआ रहेगा उसके साथ में, ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट जबकि अगर एंजाइम की एफिनिटी, अगर इस एंजाइम की एफिनिटी लो है, ठीक है, किसी सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी लो है, तो बाइंडिंग ही नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, या फिर बाइंडिंग होगी तो पता भी चलेगा बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। गॉट इट? तो हमने क्या देखा, अब एफिनिटी का क्या मतलब था, इसके बाद में एक और पॉइंट समझो कि एफिनिटी की जो स्पेसिफिक, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आगे सुनना, ठीक है, कि स्पेसिफिक एंजाइम और प्रोटीन कि एक स्पेसिफिक एंजाइम और जो प्रोटीन होते हैं, इन एंजाइम और प्रोटीन का जो सबस्ट्रेट होते हैं हैव अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई सा भी एंजाइम या कोई सा प्रोटीन किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है कि हेक्सोकाइनेज जो है, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, अभी हेक्सोकाइनेज एंजाइम से पता चलता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर काम आता है, ठीक है। याद करो आपने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल गट्टी होगी, इसके अंदर ग्लूकोज फॉर्मेट बनाया होगा, ये क्या करता है कि बाइंड होता है ग्लूकोज के साथ में। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई हेक्सोकाइनेज डीएनए के साथ बाइंड हो रहा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। हेक्सोकाइनेज का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कौन है, हेक्सोकाइनेज का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज के साथ में हाई एफिनिटी शो करता है, हाई छोटा एफिनिटी ही ग्लूकोज के साथ शो करता है। गॉट इट? तो इसको बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वो तो अपन बाद में देखेंगे, बाद में बात करते बात नहीं समझ जाएगी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम या एक स्पेसिफिक प्रोटीन अपने एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करता है और उसके साथ में एफिनिटी शो करता है या हाई एफिनिटी शो करता है, दैट मींस प्रोलॉन्ग बाइंडिंग शो करता है। गॉट इट? समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर बाइंड करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब अगर आपने एक सॉल्यूशन के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पटक रखा हो या एमआरएनए पटक रखा हो या कुछ भी पटक रखा हो, डीएनए
पॉलीमरेज को मतलब ही नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है कि उसकी एफिनिटी है किससे बाइंड करने की, उसके एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड करने की। तो स्पेसिफिसिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंजाइम्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। बट एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो एक पर्टिकुलर सबके साथ बाइंड करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा कहाँ पर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर। ओके, अब फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंजाइम, इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगी, इंसुलिन प्रोटीन बाइंड करेगी इंसुलिन एंटीबॉडी के साथ में, ठीक है, इंसुलिन एंटीबॉडी के साथ में, ठीक है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर जो एंजाइम होता है उसका एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो होता है या फिर एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है उसकी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड करने की एफिनिटी होती है। ये नहीं है कि भैया चलते हो किससे बाइंड कर जाओगे, ऐसा थोड़ा है कि आप भी राह चलते हो किससे बाइंड कर जाओगे, आपकी भी तो एक स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिसिटी होती है ना, ठीक है। माना कि भैया बाद में कट जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी होती है। बट तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, तो अब तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि एक एंजाइम है तो उस एंजाइम का सबस्ट्रेट जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, गॉट इट। और एफिनिटी अगर उसकी हाई है तो वो उसके साथ बाइंड करेगा और प्रोलॉन्ग बाइंडिंग करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एफिनिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एफिनिटी की बात कर रहे हैं तो एफिनिटी जो होती है वो इज लाइक लव, ठीक है। कान खड़े हो गए सबके, पढ़ना ना ध्यान दिए। एफिनिटी जो होती है वो लव की तरह है। कैसे? मैंने बोला है कि एफिनिटी है प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग, मतलब कि एफिनिटी का मैंने बोला है कि अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम की एफिनिटी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा है तो वो उसके साथ एक लंबे टाइम तक बाइंड करेगा। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने बोला है लंबे टाइम तक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट तो उसे होना ही है, ठीक है। मतलब माना कि उसकी अपने सबस्ट्रेट के साथ में एफिनिटी ज्यादा है, माना कि उसकी अपने सबस्ट्रेट के साथ में एफिनिटी ज्यादा है, माना कि आपके वाले के साथ में एफिनिटी ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम साथ रहोगे या आपकी बाइंडिंग लाइफ टाइम रहेगी। कभी ना कभी तो आपको डिसोशिएट होना ही पड़ेगा। ये तो भैया सृष्टि का नियम है कि जिसके साथ में एक बार बाइंडिंग हो गई उसके साथ में डिसोशिएट तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि 100% एफिनिटी प्रेजेंट ही नहीं है। तो लव की तरह कैसे है? दैट मीन्स देयर इज नो 100% एफिनिटी प्रेजेंट। मतलब कि ठीक है तुम्हारी एफिनिटी अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारी एफिनिटी 100% हो और इतनी एफिनिटी हो कि भाई तुम एक बार अगर बाइंड हो गए तो कभी डिसोशिएट ही नहीं होगे। जब भी आपकी बाइंडिंग होगी, जब भी किसी एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग होगी तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिसोशिएट तो होंगी। हाँ, अगर किसी की एफिनिटी कम है, किसी की एफिनिटी किसी सबस्ट्रेट के लिए कम है, या तो बिल्कुल ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी ना बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्पेसिफिसिटी, आपकी एफिनिटी किसी सबस्ट्रेट के लिए कम है, मतलब आपने उसको जानने वाले फेज में, तो आप बाइंड किए और डिसोशिएट हो गए, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी हो गया काम, मतलब मिली सेकेंड से भी चौथा हिस्से में ये काम हो गया, ठीक है। तो उसको बोलेगा लो एफिनिटी, लो एफिनिटी। लेकिन अगर आपकी एफिनिटी ज्यादा भी है, मान लिया कि आपकी एफिनिटी या किसी पर्टिकुलर एंजाइम की एफिनिटी उसके सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा है, तो वो बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद में वो 10 की बाइंड करने के बाद में वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक बाइंड रहेगा, ठीक है। मतलब एक लंबे टाइम तक बाइंड रहेगा। लो एफिनिटी वाले से तो बहुत ज़्यादा टाइम तक बाइंड रहेगा, लेकिन ये भी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बाइंड होगा, और कुछ मिली सेकेंड से बाइंड होने के लिए, और वो टाइम काफ़ी होता है कि एंजाइम को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उतने टाइम के लिए बाइंड होगा और फिर डिसोशिएट होगा। तो मेन बात क्या है, मेन मुद्दा ये है कि भैया प्यार हो या फिर एफिनिटी,
कितनी भी हाई हो 100% नहीं हो सकती। अगर आप किसी के साथ बाइंड हो तो आपको डिसोशिएट होना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एक एंजाइम किसी के साथ बाइंडेड है, किसी सब्सटेंस के साथ बाइंडेड है, तो उसको एक टाइम के बाद में डिसोशिएट होना ही पड़ेगा। गॉट इट? ये पॉइंट आ गया दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं। एफिनिटी वाला पॉइंट आ गया? ठीक है। अब आपको अगर ये एफिनिटी वाला पॉइंट समझ में आ गया तो इसके बाद में हम इजीली एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी कर सकते हैं। करेक्ट? ठीक है। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की जरूरत एक्चुअल में पड़ी क्यों। ऐसा क्या कांड हो गया दुनिया में, धरती पर, कि भैया हमें एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में सब फटाफट निकालना पड़ा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक सेल थी, सेल बड़ी बना दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये एक सेल थी, ये सेल के ना न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम्स वगैरह यहीं पे सारे, ये साइटोप्लाज्म। अब भैया इस सेल के अंदर हजारों प्रोटीन है, ठीक है, मतलब 45,000 से भी ऊपर के प्रोटीन सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल हम तो एक दो प्रोटीन से ऊपर जा रहे थे। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन्स है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज मिल जाएगा, गॉट इट, आरएनए पॉलीमरेज मिल जाएगा, ठीक है, एसएसबी मिल जाएगी, साइटोप्लाज्म में कौन से मिलेंगे, हेक्सोकाइनेज मिल जाएगा। ये क्या काम करता है, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का काम करता है। और ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सेल को क्या कर दिया, होमोजिनेट। अब होमोजिनेट करने के बाद, आपको मैंने बहुत बार बोल दिया है कि होमोजिनेट ये है, होमोजिनेट वो है, पुराने वीडियो देखो जाके, थोड़ा कष्ट करो। होमोजिनेट कर दिया, होमोजिनेट करने के बाद में अब हमने क्या किया, सारा कंटेंट ट्यूब के अंदर ले लिया। अब इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर सारा कंटेंट है, मतलब ऑल 45,000 प्रोटीन्स इस ट्यूब के अंदर आ गए हैं, ठीक है। सारे के सारे 45,000 प्रोटीन्स जो है वो एक पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर आ गए। अब हमें तो क्या करना है, इन 44,000 प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो 44,999 प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके लिए हमको निकालना है प्रोटीन, वो है फॉर एग्जांपल एसएसबी या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। हमें भैया एसएसबी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, हमका बाकी से मतलब ही ना है, हमें चाहिए एसएसबी, ठीक है। तो भैया अब हो गई कंफ्यूजन, लोग गए कंफ्यूज हुआ कि भाई 45,000 प्रोटीन्स है, प्रोटीन का जमावड़ा लगा हुआ है पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर, उसमें से एसएसबी कैसे निकाले हम, कैसे हम एसएसबी को उसके अंदर से आइसोलेट करें। फिर आया टर्म एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का, तो जरूरत क्यों पड़ी, फॉर आइसोलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम isolation of specific protein from a mixture of protein। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हमें पता है कि भाई जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है उसका सबस्ट्रेट क्या है। चलो बताओ मुझे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहां जाके बाइंड होती है, बताओ। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एक स्पेसिफिक जगह पर बाइंड होती है, या एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में बाइंड होती है, या कहीं पे राह चलते हो ऊपर उसके ऊपर जाके बाइंड करती है, हाँ? अरे भैया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है वो, सिंगल स्ट्रैंडेड, वर्ड पकड़ो, वर्ड्स, सिंगल स्ट्रैंडेड, दैट मींस
सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग का सबस्ट्रेट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अरे भूल गए क्या एप्लीकेशन के अंदर हमने पढ़ाया होगा ना कि जब डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होगा तो उसको वापस से फोल्ड होने से बचाने के लिए या फिर उसका अपोप्टोसिस ना हो जाए उस सेल का, उसको p53 को रोकने के लिए कौन आगे बाइंड करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन किसके ऊपर बाइंड होती है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के ऊपर। चलो इतना पता चल गया, एक स्पेसिफिक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मिल चुका है हमें, पता चल गया नहीं हाँ ये बाइंड होता है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही हमें पता चल गया अब कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बोल दो अपने साथी को भैया तुम ले आ फटाफट से जाके क्या ब्यूरेट, और ब्यूरेट के ऊपर रेजिन जो मैंने कल बता दिया था कैसे करना है, और रेजिन के ऊपर लगा दो क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये लगाया ये लगाया सही है सही है सही है, ये हमने लगा दिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रेजिन के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो डीएनए जो प्रोटीन का कंटेंट था, ये जो प्रोटीन का मिक्सचर था, इस प्रोटीन के मिक्सचर को डालेंगे हम इस ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। अब इस प्रोटीन के मिक्सचर में 45,000 प्रोटीन है, ठीक है, ऊपर से डाला। तो अब मुझे ये बताओ कि इस रेजिन के ऊपर जो सबस्ट्रेट बाइंडेड है उससे कौन आके बाइंड करेगा? बताओ 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 बताओ। इस जो रेजिन के ऊपर हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखा है, इससे कौन आगे बाइंड करेगा? ऑब्वियसली बात है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। अब ऊपर से जितना हमने कंटेंट डाला है वो सारा कंटेंट कुछ प्रोटीन इधर कुछ प्रोटीन इधर इधर इधर, बाइंडिंग किसकी होगी? बाइंडिंग होगी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो चुकी है ऐसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ, ठीक है, ऐसे से बाइंड हो गई, एसएसपी बाइंड हो गई है। कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा भी पड़े हैं, अब उनसे हमको मतलब ही ना है, ये ट्यूब थी। अब हम ऊपर से डालेंगे क्या? हमारा वाटर, जो कि हमारा मोबाइल फेज था। स्टेशनरी फेज क्या था यहाँ पर? स्टेशनरी फेज था यहाँ पर हमारा रेजिन, जिसके ऊपर हमने चिपकाया था क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर आइसोलेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब वाटर डाल दिया, वाटर डालते ही जो आसपास का फालतू का कंटेंट बनता, फालतू में नहीं है प्रोटीन्स है पर हमारे लिए तो फालतू ही है ना वो, तो जितना भी फालतू का कंटेंट था वो आ गया ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब ट्यूब के अंदर आ गया, अब इस ट्यूब को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। इसका किया हमने 280 नैनोमीटर पर, हमें मिली एब्जॉर्बेंस। तो भैया हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आए हैं। अब हम वापस से पानी डालेंगे, नीचे से ब्यूरेट से वापस से पानी खोल लेंगे, खोलते दूसरी ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर भी हमें एब्जॉर्बेंस मिल रही है। अब हमें जब तक एब्जॉर्बेंस मिलती रहेगी ना तब तक हम पानी डालते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पानी डालने से केवल वो प्रोटीन नीचे की तरफ आएंगे जो प्रोटीन बाइंड नहीं हुए अपने सबस्ट्रेट से, ठीक है। पर हमें तो बस वही चाहिए भैया जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड हो रहा हो। हमें इतनी स्पेसिफिसिटी चाहिए, हमें 36 गुण संपन्न क्या होता है वही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाकी जो इधर उधर कचरा था प्रोटीन का वो सब ट्यूब के अंदर आ रहा है, फिर हमने पानी डाला, फिर एक और ट्यूब देखी, उस ट्यूब के अंदर भी एब्जॉर्बेंस अभी तक आ रही है। तो इसका मतलब अभी भी कचरा आए जा रहा है, आए जा रहा है, प्रोटीन्स आए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। जैसे ही हमने क्या किया, बहुत सारी ट्यूब्स हो गई, अब एक ट्यूब और ली, उसके अंदर वापस से पानी डाला, पानी डालते हम देखते हैं कि भाई इस बार पानी नीचे आया ट्यूब के अंदर, ट्यूब भरी, एब्जॉर्बेंस ली और एब्जॉर्बेंस आई 0.0, मतलब कि प्रोटीन अब नहीं है,
मतलब अब कोई अनबाउंडेड प्रोटीन नहीं है। अब जितना भी प्रोटीन है वो रेजिन के साथ बाइंडेड है, और रेजिन के साथ बाइंड होने वाला कौन सा प्रोटीन है? हमारा स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो चलो आपने इसको अलग तो कर दिया, आप इसको यील्ड कैसे करोगे? मतलब आपने इसको बाकी सारे प्रोटीन से अलग तो कर दिया, लेकिन ये अभी भी रेजिन के साथ बाइंडेड है। रेजिन बोल के जा रहा है मैं छोड़ूंगा ही नहीं इसको। रेजिन ने आपके साथ डबल क्रॉस किया, आपकी और रेजिन की पहले डील हुई थी कि तू पहले इसको अपने साथ बाइंड कर लेना, उसके बाद में जब सारे लड़के इसके पीछे से हट जाएंगे तो मैं सब बाइंड कर लूंगा। लेकिन अब रेजिन अपनी बात से मुकर गया कि नहीं, मैं तो सब बाउंडेड हूँ। अब आपने बाकी सब प्रोटीन को तो आपने एक्सक्रीट आउट करके हटा दिया, बाकी सारे रास्ते कंटेंट को आपने हटा दिया। अब प्रॉब्लम कौन है? रेजिन से कैसे हम पर्टिकुलर प्रोटीन को निकालेंगे? तो अब क्या हुआ, अब हमको क्या मिल गया? केवल और केवल इस ल्यूरेट के अंदर अब केवल एक रेजिन है और उसके ऊपर डीएनए था हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड, और उसके ऊपर हमारी एसएसपी बाइंडेड है। प्रोटीन ये भी प्रोटीन है, एसएसपी ये प्रोटीन एसएसपी है, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन है। ठीक है, अभी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को डिल्यूट आउट कैसे करेंगे? ठीक है, और हाँ एफिनिटी में आपको एक चीज बताना भूल गया कि एफिनिटी जो वर्ड है, मतलब एफिनिटी की जो प्रोलॉन्ग बाइंडिंग है ना, जो प्रोलॉन्ग बाइंडिंग मैंने लिखा था उसमें बाइंडिंग जो है जिस भी बॉन्ड से होगी ना, मतलब जो बॉन्ड यूज होगा एफिनिटी के अंदर, वो सारे के सारे नॉन कोवेलेंट होंगे। क्योंकि मैंने आपको कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की क्लास में अच्छे से समझाया था भाई कि भैया कोवेलेंट इज लाइक अ मैरिज, कि कभी नहीं टूटेगा, तो अभी भी नहीं टूटेगा। और नॉन कोवेलेंट जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। अब वही वाटर का जो वो है मैटर, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनाते रहेंगे, टूटते रहेंगे। पहले से टूट गया, फिर उससे बना दिया, उससे टूट गया, फिर इससे बना दिया, फिर इससे टूट गया, फिर उससे बना दिया, फिर उससे टूट गया, फिर इससे बना दिया। चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इन्फिनाइट मॉलिक्यूल्स है। अगर आप एक ड्रॉप भी देखोगे वाटर की, उसमें भी इन्फिनाइट मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते रहेंगे, और जब बनाते रहेंगे, तोड़ेंगे, बनाएंगे, तोड़ेंगे। इसलिए ही पर्टिकुलर जो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो एफिनिटी शो करती है। तो एफिनिटी के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो नॉन कोवेलेंट होते हैं, मतलब वो बनेंगे भी और टूटेंगे भी। ठीक है, बनते भी रहेंगे, टूटते भी रहेंगे, बनते भी रहेंगे, टूटते भी रहेंगे। ठीक है, एंड एक बात और कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हमारा नॉन कोवेलेंट के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एफिनिटी होती है वो 10 की पावर -15 होती है पर -15 सेकंड। इसका मतलब क्या है? इस 10 की पावर -15 सेकंड का मतलब है कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो 1 सेकंड में 10 की पावर 15 टाइम्स बन रहा है, फॉर्म हो रहा है एंड ब्रेक भी हो रहा है। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड है ना वो 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 15 बार, मतलब 10 के आगे 15 बार जीरो लगा दो, गिनती भूल जाओगे आप। इतनी बार बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, मतलब 1 सेकंड कब निकली? टिक हो गया 1 सेकंड। इस 1 सेकंड के अंदर ये बॉन्ड 10 की पावर 15 बार, 10 की पावर 15 बार ब्रेक और बन गया, टूट गया, बन गया, टूट गया। मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते, यू कांट इमेजिन, अपने हाथ से पता नहीं सकते। जैसे इसमें तो मैं बता रहा हूँ फास्ट टेस्ट है मेरा, बनना टूटा, बनना टूटा, बनना टूटा, इसमें 10 सेकंड लगे मेरे को। जब सोचो कि भैया 1 सेकंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 10 की पावर 15 टाइम्स टूटता बनता है। तो जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की तो एफिनिटी बची है इस हिसाब से, और एफिनिटी हमेशा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में होती है, राइट? तो अब हमने क्या किया, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास में अब केवल ल्यूरेट के अंदर रेजिन है, और रेजिन बाइंड है किसके साथ में? सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन के साथ में, जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऊपर से डालेंगे क्या? ठीक है, अब हमें इल्यूट आउट करना है। तो इल्यूशन के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, मतलब बहुत से तरीके हैं इल्यूशन के। पहला तरीका तो हमने कल ही देख लिया था कि
आयनेशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखा था हमने NaCl डाल दिया, ठीक है। तो अगर प्रोटीन एंड सबस्ट्रेट के बीच में, अगर प्रोटीन और सबस्ट्रेट के बीच में, अगर प्रोटीन और सबस्ट्रेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग हो, ठीक है। अगर ये प्रोटीन, अब देखो प्रोटीन है, प्रोटीन सबसे से बाइंड कर रहा है, एफिनिटी शो कर रहा है, लेकिन 4 टाइप की नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब 4 टाइप नॉन कोवेलेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी। तो अगर प्रोटीन जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बाइंड होगा, दैट मींस मतलब चार्ज मॉलिक्यूल्स का रोल होगा। अब चार्ज मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव करने के लिए आपको बताया था भैया कि अगर हम NaCl देंगे तो भैया क्या तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। तो चार्ज मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड हो, तो हम इजीली NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ाकर हम इल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम इस पर्टिकुलर, अगर यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हम pH बढ़ा सकते हैं। अगर हम pH बढ़ा देंगे तो pH बढ़ाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और सारा पानी डालेंगे और सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम हाई स्टिमुलेशन दे सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे और सॉल्ट कम कर देंगे। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे और सॉल्ट कम कर देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाकर और सॉल्ट कम करके भी हम इनको, इन सबको इलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब में ना एक प्रॉब्लम है। अब हमने क्या कर दिया था, चलो हमारी प्रॉब्लम क्या है वो जानते हैं, ठीक है। इतनी सब रामायण के बाद में हमने क्या प्रॉब्लम की हमारी कि भैया हमने ना हमने ब्यूरेट में ये बता था हमें कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, वो सबस्ट्रेट हमने दे दिया रेसिन को, हमने बहुत अच्छा जाल बिछाया, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? नहीं, तुमसे नहीं समझ रहे। हमने क्या किया, एक बहुत अच्छा जाल बिछाया। हमें पता था कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड बॉन्डिंग प्रोटीन को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखेगा ना तो उसके ऊपर झपट्टा मारेगा, ठीक है। अब उसको हमने चारे की तरह यूज किया और रेसिन के ऊपर चिपका दिया। अब जब रेसिन के ऊपर हमने उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को चिपका दिया और ऊपर से हमने क्या डाला, पूरे प्रोटीन। अब हमें पता था कि जो बाइंड कर गया वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, बाइंडिंग हो गई, बाकी सबको हमने पानी डाल के इल्यूट आउट कर लिया। अब हमें चाहिए वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और उसके लिए भी भैया हमने pH बढ़ा के देख ली, वो भी इल्यूशन हो गया। सॉरी, हमने NaCl दे दिया तो भी इल्यूशन हो गया। हमने हाई स्ट्रिंजेंसी दे दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी हमें इल्यूशन हो गया। मतलब हमें अब इस ट्यूब के अंदर एब्जॉर्बेंस मिल गई है, मतलब हमने प्रोटीन तो इल्यूट आउट कर लिया है। हमारा जो मोटिव था ना कि SSP को कैसे उस 45,000 प्रोटीन से अलग करें, वो तो हो चुका है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, इतना सब तामझाम करने के बाद भी एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। अब आप पूछोगे कि सर क्या कर रहे हो सर, इतना बड़ी मुश्किल से याद हुआ है, इतना सब कुछ किया है, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? अब तो रेजिन ने भी साथ छोड़ दिया उसका, अब तो खुश रहो और खुश रहने दो, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? तो प्रॉब्लम ये आई, देख लो आपको बता रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। जब हमने NaCl या फिर हमने या तो हमने हाई टेम्परेचर दिया, ठीक है, या फिर हमने हाई pH दिया, या फिर हमने NaCl दिया, कम कर दिया, तो इन सब में इन तीनों इल्यूशन मेथड्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन था ना, जो हमें चाहिए था, वो डिजायर्ड प्रोटीन क्या हो गया? डीएच। क्या हो गया?
डीनेचर। अब भैया इतनी मुश्किल से सब कुछ किया था, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, सारे काम कर लिए, उसको हमने स्पेसिफिक से बाइंड करा दिया, हमारा जाल एकदम सही जा रहा था, लेकिन जब इल्यूशन किया ना तो हमने इतनी हार्श कंडीशन दे दी उसको, इतनी हार्श कंडीशन दे दी कि भैया जब प्रोटीन था हमारा तो हमें चाहिए था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, वही डीनेचर हो गया। अब क्या करें कि जब प्रोटीन ही हमारा डीनेचर हो गया तो एक्सपेरिमेंट या किसके साथ करोगे? हैं? प्रोटीन तो फोल्डेड चाहिए ना, तभी तो उसका फंक्शन देख पाएंगे हम, ठीक है, तभी तो उसका स्ट्रक्चर देख पाएंगे। तो जब हमारा प्रोटीन ही डीनेचर हो चुका है, तुमने इल्यूट आउट तो कर लिया, तुमने सेपरेट तो कर लिया, पर तुम्हारा प्रोटीन डीनेचर हो गया। तो आपको सवाल आना चाहिए कि भाई इल्यूट आउट करना भी जरूरी है और प्रोटीन डीनेचर ना हो वो भी जरूरी है। अब दोनों की दोनों चीजें एक साथ कैसे मिलेंगी? मतलब सारे गुण सर्वगुण संपन्न कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो लड़कियां तो नहीं मिल सकती सर्वगुण संपन्न, पर ये तो कर ही सकते हैं, इसको तो करेंगे, ऐसे नहीं होगा देखो। तो कैसे करें? तो हमारे पास में भी क्या सिचुएशन है कि रेजिन है और उस रेजिन के ऊपर डीएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड और उस डीएनए के ऊपर प्रोटीन बाइंडेड है। यही सिचुएशन है ना? यही सिचुएशन है ना? जोर से बोलो। हाँ, यही सिचुएशन है। अब इसका समाधान क्या है? तो प्रिय वत्स, इसका समाधान अभी देखते हैं तुमको। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? नीचे हमारे पास में इंतजार कर रहे हैं कब आए, कब मेरी एग्जामेशन हो, कब मेरी एग्जामेशन चल जाएगी, तो कब मुझे पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो नीचे ट्यूमर ने वेट कर ली। अब हमने क्या किया? अब हमने ऊपर से डाल दिया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ट्यूब के अंदर हमने मिल गया हमारा एसएस। आप पूछोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, समझा देगा कैसे हुआ? अरे समझा तो मैंने आपको बोला था कि एफिनिटी कितनी भी हाई हो जाए, आफ्टर अ टाइम जो बॉन्ड बना है वो डिसोशिएट तो होगा ही, मतलब जो एसोसिएट हुआ है वो डिसोशिएट तो होगा ही, बाइंडिंग एंड डिसोसिएशन होगा, 100% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन थी वो इसे सिंगल डीएनए के साथ में बाइंड तो हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद डिसोशिएट हो रही थी, ठीक है। डिसोशिएट होकर वापस से यही बाइंड हो जाती थी, फिर ये वाली डिसोशिएट हो रही थी, फिर ये वापस यहाँ बाइंड हो जाती थी। तो इस तरीके से बाइंडिंग तो थी, मतलब ये बाइंडिंग हमें ऐसे दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल में कैसे थी? बाइंडिंग मतलब इतने पास बोल भी नहीं पड़ा, इतने पास ही कर रही थी, तो हमें तो ये बाइंडेड ही दिखेगा, या फिर जब हम एब्जॉर्बर्स लेंगे तो बाइंडेड ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में कैसे है? ऐसे, जैसे कि टच हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कैसे? इतनी फास्ट हो रहा है कि और उसके पास और सब्सट्रेट नहीं है, तो वहीं जाके बाइंड हो रहा है एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। तो बाइंडिंग डिसोसिएशन चल रहा है, उसी टाइम पर हमने क्या किया? ऊपर से सिंगल स्ट्रैंड डाल दिया, मतलब कि पहले केवल एक ही सबस्ट्रेट था उसके बाइंडिंग और डिसोसिएशन होने के लिए, और वो सबस्ट्रेट था क्या? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जो कि रेजिन के साथ बाइंडेड है, ठीक है। तो अगर वो डिसोशिएट होकर बाइंड हो रहा है तो कहाँ बाइंड होगा? जो रेजिन से बाइंडेड है उस डीएनए के ऊपर। लेकिन अब हमने क्या किया? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्री फॉर्म में दे दिया। अब जैसे ही हमने ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्री फॉर्म के अंदर दिया, अब क्या होगा? यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पहुंच चुके फ्री फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर एसएसडी प्रोटीन यहाँ से डिसोशिएट होगा, तो यहाँ पे भी तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है फ्री फॉर्म में, तो ये वापस से इसके साथ बाइंड होने से बजाय इसी से बाइंड हो जाएगा, और उसी तरीके से जब जैसे ये डिसोशिएट होगा ये भी इससे बाइंड हो जाएगा, ये डिसोशिएट हुआ ये भी इससे बाइंड हो जाएगा। तो फ्री फॉर्म में जो डीएनए थे या फ्री फॉर्म में जो सबस्ट्रेट था उसकी कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा दी है, तो जैसे ही जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एफिनिटी उसी की ज़्यादा होगी। तो फ्री फॉर्म में जो सबस्ट्रेट है अब उसके साथ में हमारे प्रोटीन बाइंड हो जाएगा,
और बाइंड होने के बाद में अब हमने क्या किया, ऊपर डाल दिया वाटर, और वाटर डालने से जो फ्री फॉर्म में सबस्ट्रेट था उसके ऊपर जो प्रोटीन आके बाइंड हुआ है वो सारा आ गया इस मोल के अंदर। ठीक है, अब हमने ट्यूब के अंदर ले लिया। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कैसे भी अलग कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमने हमारे ट्यूब के अंदर ले लिया है एसएसपी प्रोटीन। ठीक है, अगर 24 देंगे तो 24 मिल जाएगी। तो एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर किस तरीके से हम रिलेट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से रिलेट आउट कर सकते हैं कि भैया प्रोटीन भी रिलेशन ना हो। कैसे रिलेट आउट करेंगे कि जो सबस्ट्रेट हमने रेजिन के ऊपर लिया है ना, या फिर जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हमने रेजिन के ऊपर लिया है वही सबस्ट्रेट फ्री फॉर्म में दे दोगे। और जब वही सबस्ट्रेट आप फ्री फॉर्म में दे दोगे तो उससे क्या होगा कि जो बाइंडिंग और डिसोसिएशन केवल बाइंडेड सबस्ट्रेट के साथ हो रहा था ना, अब वो फ्री फॉर्म के सबस्ट्रेट साथ होने लग जाएगा और वहां उसकी बाइंडिंग हो जाएगी। जैसे ही वहां बाइंडिंग होगी ऊपर से अपन पानी डालेंगे तो जो बाइंडेड प्रोटीन था सबस्ट्रेट के साथ फ्री फॉर्म वाले के साथ वो नीचे आ जाएगा और हमको हमारे ट्यूब के अंदर बाइंडेड सबस्ट्रेट मिल जाएगा। हो गया, देखिए नंबर विदाउट कर दिया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है कि डीएनए छोड़ो, एक हेक्सोकाइनेज को आपको सेपरेट करना है। बताओ, हमें एक सेल है, उस सेल के अंदर ये है अभी तक नॉर्मल, ये सेल के अंदर हमें हेक्सोकाइनेज प्रोटीन को आइसोलेट करना है। कैसे आइसोलेट करें, चलो बताओ। कॉपी के अंदर लिख लो, स्टेप्स लिख लो, कैसे करोगे मेरे से बता दो, उस हिसाब से करो, फिर चेक करेंगे इसका सही है इसका नहीं, जिसका सही होगा उसको टॉफी मिलेगी। कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले होमोजिनेट, फिर क्या करेंगे, सारा कंटेंट ट्यूब में। अब सारा कंटेंट ट्यूब में आ गया तो ये पता करेंगे हेक्सोकाइनेज किससे बाइंड करने की एफिनिटी शो करता है। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज से बाइंड करने की शो करता है, तो ब्यूरेट के अंदर रेजिन के ऊपर क्या देंगे, रेजिन के ऊपर देंगे क्या, रेजिन के ऊपर देंगे ग्लूकोज चिपका देंगे। ग्लूकोज चिपकाते ही हमारा जाल तैयार है। अब हम ऊपर से डालेंगे क्या, पहले वाटर, जिससे जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है, एक्स्ट्रा नहीं, हमने मास्टर की गलती करना है, बच्चे क्या करेंगे। अब हमने ब्यूरेट के अंदर डाला हमारा सैंपल जिसके अंदर 45,000 प्रोटीन्स हैं। अब इसको वाटर डालेंगे, वाटर फ्लो कराएंगे। वाटर फ्लो करवाने से 44,999 प्रोटीन्स को जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे या क्या बोलते हैं उसको, इल्यूट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास में जो एक प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन बचा है, उस एक टाइप प्रोटीन को क्या करेंगे, हम डालेंगे क्या, फ्री फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फ्री फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डालने के बाद में हम ट्यूब के अंदर एब्जॉर्बेंस देखेंगे और एब्जॉर्बेंस देखते ही हमें मिल जाएगा। तो मिलते ही हमने रूल आउट कर दिया पर्टिकुलर प्रोटीन, स्वाहा। ठीक है, तो इस तरीके से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। ठीक है, अब एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तो हमारी हो चुकी, अब अगली क्रोमेटोग्राफी के ऊपर चलते हैं। अगली क्रोमेटोग्राफी क्या है, अगली क्रोमेटोग्राफी है हमारी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो वही पुराना खेल बच्चों, वापस से टर्म पकड़ते हैं। अब वापस से टर्म पकड़ेंगे तो क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब है
कि नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग, है ना। मैंने आपको बताया था कि नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, वनडेरबल होगी, ठीक है। तो उसी में से एक कौन सी है, हाइड्रोफोबिक। नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोफोबिक है। और इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इंटरेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्शन का मतलब होगा बाइंडिंग या फिर रिपल्शन हो सकता है, कुछ भी कर लो पर इंटरेक्ट होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। अब इंटरेक्शन की बात आते हैं, इनको एक बात और याद आ रही है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोलर जो है वो पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो लिपिड है या फिर जो हाइड्रोफोबिक है वो हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्ट करेगा। मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। और न्यूट्रल का मतलब नॉन पोलर ही होते हैं। तो एक ही बात होती है, सर आप क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। मतलब यहाँ से हम ऐसे प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करेंगे जिनके नेचर में चेंज हो, ठीक है। मतलब प्रोटीन्स सेपरेटेड on the basis of their nature. For example, hydrophobicity and hydrophilicity, ठीक है। कि कोई प्रोटीन हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, उस बेसिस पर हम सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स को। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोसेस के अंदर। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, ये बोर्ड ऊपर नहीं जाता, हमको करना पड़ता है। ट्यूब है, ट्यूब के अंदर प्रोटीन्स है, एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। ए प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब इस प्रोटीन के अंदर ऐसे अमाइनो एसिड ज्यादा है जो कि हाइड्रोफोबिसिटी शो करते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक है। बी जो है वो हाइड्रोफोबिक तो है लेकिन कम है ए की तुलना में। सी भी हाइड्रोफोबिक है लेकिन कम है बी और ए की तुलना में। डी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ई जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और एफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये तीन प्रोटीन है चार्ज, तो ये मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। और ये जो प्रोटीन्स है ये है नॉन पोलर, मतलब हाइड्रोफोबिक। अब भैया नाम हमारा क्रोमेटोग्राफी का है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो नाम हाइड्रोफोबिक है तो रीजन के ऊपर हम कौन से मॉलिक्यूल्स रखेंगे, हाइड्रोफोबिक। इतना सिंपल क्वेश्चन सर काहे पूछते हो। रेजिन, और इस रेजिन के ऊपर क्या रखेंगे हम। अब चलो भैया हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स रख तो देंगे, पर सर हमें तो ये ही नहीं पता कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते कौन कौन से हैं, हमें ये तो बता दो। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जैसे भैया बेंजीन, बेंजीन भी हाइड्रोफोबिक है क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज नहीं होता, तो वो न्यूट्रल है। दूसरा हमने देखा भैया आपने CH3 रख देंगे, छोटा सा ग्रुप है पर भैया हाइड्रोफोबिक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ये CH3 लगेगा तो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। फिर रख देंगे हम C2H5 भी रख दो भैया, कुछ भी रख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल रख दिया CH3 रख दिया, या फिर छोड़ो बहुत छोड़ो, हमने यहाँ लगा दिया, मतलब कुछ भी रख दो, CH3 भी रख दो, या फिर बेंजीन रख दो, या फिर C2H5 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ट्यूब में जो प्रोटीन्स का मिक्सचर था वो ऊपर से यहाँ डालेंगे। डालते ही क्या होगा, पहली बात मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या मस्त है, वाटर। मैंने एक स्टेटमेंट बताई होगी आपको नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दैट कि वाटर इज मस्ट
फॉर हाइड्रोफोबिक फोर्स, कि हाइड्रोफोबिक फोर्स वाटर रिपेलेंट नहीं होता, लेकिन उसके लिए वाटर चाहिए, कि जब वाटर अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक फोर्स लगेगा दो लिपिड्स के बीच में या फिर दो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में, दो नॉन पोलर्स के बीच में, ठीक है। तो हमें मीडियम कौन सा चाहिए यहाँ पर, जोर से बोलो, इसके अंदर मीडियम होना चाहिए वाटर वाला। जब वाटर का मीडियम होगा उस पर्टिकुलर ब्यूरेट के अंदर, तभी जाकर हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग होगी। अब हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग कब होगी, जब हम ये ट्यूब उठाकर इसके अंदर उड़ेल देंगे। उड़ेलने के बाद में अब हम देखते हैं कि जो ए प्रोटीन है वो भी बाइंड हो गया है, बी भी बाइंड हो गया है और सी बाइंड हो गया है, क्योंकि ए, बी और सी तीनों प्रोटीन्स जो है, तीनों के तीनों प्रोटीन्स हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। अब भैया वाटर मिल गया, वाटर का मीडियम मिल गया, दो प्यारे प्यारे हाइड्रोफोबिक लोग मिल गए, रेजिन के ऊपर मिल गए दो हाइड्रोफोबिक लोग। अब जब हाइड्रोफोबिक प्यार के मौसम में जब पानी बरसेगा और वाटर के मौसम में जब वो साथ मिलेंगे तो बाइंड तो करेंगे, ठीक है, बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग होने के बाद में डी, ई और एफ ये बेचारे सूखे रहे, क्योंकि डी जो था वो था पॉजिटिवली चार्ज और ई जो था वो नेगेटिवली चार्ज था और एफ जो था वो पॉजिटिव चार्ज था। तो ये बाइंडिंग नहीं हुई, क्योंकि ये जानते ही नहीं है। नॉन पोलर को ही जानता है, पोलर को ही जानता है, नॉन पोलर कभी पोलर को जानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास कोई पोलर प्रेजेंट भी है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने ऊपर से डाला क्या, वाटर। वाटर तो ऑलरेडी था, ऊपर से वाटर डालते हमने यहाँ से ब्यूरेट से पानी खोल दिया, खोलते इसके अंदर जो पानी आएगा, इसके अंदर जो वाटर आएगा वो सॉल्यूशन आएगा, उसका हमने क्या कर दिया, 280 किलोमीटर एब्जॉर्बेंस देख लिया। जब तक एब्जॉर्बेंस मिलती जा रही है तब तक डालते रहेंगे, एब्जॉर्बेंस मिलती जा रही है तब तक ट्यूब चेंज करते रहेंगे, एब्जॉर्बेंस मिलती जा रही है तब तक ट्यूब चेंज करते रहेंगे, क्योंकि अब तक हमें कचरा ही मिल रहा था, मिक्सचर ही मिल रहा था, ए, बी और सी प्रोटीन ही मिल रहे थे। अब हमने देखा अगली ट्यूब के अंदर हमें एब्जॉर्बेंस नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि अब नो अनबाउंडेड प्रोटीन प्रेजेंट, कि एक भी अनबाउंडेड प्रोटीन अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्यूरेट को लेंगे इधर और नया डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। नया डायग्राम में क्या है, नए डायग्राम के अंदर रेजिन है, इस रेजिन के ऊपर ए, बी और सी तीनों बाइंडेड है। ए जो था वो बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक था तो और स्ट्रांगली बाइंडेड होगा, बी जो है वो थोड़ा कम हाइड्रोफोबिक, कम हाइड्रोफोबिक बाइंड होगा, सी जो है बहुत ही कम हाइड्रोफोबिक था। अब यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें से कुछ वाटर जो है वाटर कर दिया लेस, ठीक है। वाटर हमने पहले 100% वाटर था, पहले 100% वाटर था, जो मोबाइल फेज था वो 100% वाटर का काम कर रहा था। इस बार हमने जो मोबाइल फेज है उसमें वाटर कर दिया 70% और 30% हमने दिया क्या, इथेनॉल दे देंगे या फिर और एसिडोनाइट्राइल दे देंगे। अब इथेनॉल और एसिडोनाइट्राइल जो है दोनों के दोनों हाइड्रोफोबिक नेचर के, ठीक है। तो सेम वैसे जैसे एफएटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर था कि हमने सबस्ट्रेट को फ्री फॉर्म में दे दिया था, यहाँ भी जो एक्चुअल में सबस्ट्रेट था हमारा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जो था नॉन पोलर। अब नॉन पोलर जो था, जो नॉन पोलर था सबस्ट्रेट के रूप में, ये जो बेंजीन था या फिर यहाँ पर कोई चीज था वो नॉन पोलर था। तो हमने नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को फ्री फॉर्म में दे रहे हैं। बस इस बार बफर के साथ मिला के दे देंगे या फिर इस बार मोबाइल फेज के रूप में दे देंगे। ऊपर से डाला, डालते ही अब क्या करते हैं, डालते हम देखेंगे कि सबसे कम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, क्योंकि इस 30% के जो फॉर्म है 30% ऑफ इथेनॉल इतना ही एफिनिटी शो कर सकता है कि वो यहाँ से सी को हटा देगा। जब वो ऐसे सी को हटा देगा बस उसका इतना ही काम है कि उसकी एफिनिटी कितनी है, अभी उसकी कंसंट्रेशन केवल 30% है, उसकी एफिनिटी कम है। अब हमने जब 30% हमने दिया तो यहाँ हमको सी मिल गया, इसने सी को यहाँ से इल्यूट आउट कर दिया,
सी हमको यहाँ बाहर मिल गया और ये बाइंड हो गया, जो इथेनॉल है वो बाइंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और सी हमें बाहर मिल जाएगा और हम उसको अलग कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो सी तो सेपरेट आउट हो चुका, सी सेपरेट आउट हो चुका। अब कंडीशन क्या बची? अब कंडीशन ये बची, अब रेजिन के ऊपर केवल ए बाइंडेड है, बी बाइंडेड है और एक से बाइंडेड है बेंजीन से, और एक से बाइंडेड, एक से नॉन पोलर से बाइंडेड होगा, ठीक है। और सी जो है वो था नहीं, तो उसकी जगह क्या बाइंड हो गया? उसकी जगह बाइंड हो गया इथेनॉल का मॉलिक्यूल। अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या है? इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या था? 70% तो वाटर था और 30% इथेनॉल। तो इस पोजीशन के ऊपर क्या था? हमने एक प्रोटीन सेपरेट आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मोबाइल फेज में थोड़ा और बदलाव करेंगे कि जो मोबाइल फेज है, अब हम उस मोबाइल फेज के कंटेंट में और बदलाव करेंगे। वाटर कर देंगे 50% और एसिडोनाइट्राइल या फिर इथेनॉल जो है नॉन पोलर जो सॉल्यूशन है वो भी हम 50% कर देंगे। जैसे हमने 50% वाटर और 50% इथेनॉल डाला, तो अब हमने इथेनॉल की कंसंट्रेशन क्या कर दी? बढ़ा दी। तो किसी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी एफिनिटी बढ़ेगी, और एफिनिटी बढ़ेगी तो मतलब उसकी बाइंडिंग क्षमता बढ़ेगी, और बाइंडिंग क्षमता बढ़ेगी तो अब ये इतना बाइंडिंग क्षमता वाला हो गया कि इसने बी को ही इल्यूट आउट कर दिया, इसने बी को यहाँ से एक्सचेंज कर दिया और ये जाके बाइंड हो गया किसके ऊपर? नॉन पोलर, जहाँ बी की जगह पे जो बाइंडेड था उसकी जगह बाइंड हो गया इथेनॉल, यहाँ भी इथेनॉल बाइंड हो गया। और बी जो है वो हमें नीचे मिल गया, और बी मिलते ही हमने बी को सेपरेट आउट कर दिया। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास में? अब केवल एक प्रोटीन बच गया। इस एक प्रोटीन का हमने क्या किया? ये यहाँ पर भी इथेनॉल आ चुका है, यहाँ पर इथेनॉल आ चुका है। और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हमने क्या देखा? इथेनॉल जो है वो 50% है और वाटर जो है वो 50% है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या कर दिया? अब हमने 100% इथेनॉल दे दिया और वाटर जो था, वाटर हमने 0% दे दिया, मतलब हर इतना ज्यादा इथेनॉल दे दिया। अब इथेनॉल की पावर इतनी बढ़ चुकी है, ये गोकू की तरह अल्ट्रा स्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच चुका है, इसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि भाई अब ये ए को भी नहीं छोड़ेगा। इसने बोला कि अब ए बाहर निकल जा, तो ए को हमने यहाँ देखा तो ए जो है वो यहाँ आ चुका था और ये इस जगह पर जाके बाइंड हो चुका था। कौन? इस जगह पर जाके बाइंड हो चुका था हमारा इथेनॉल। तो हमने इस तरीके से सॉल्यूशन चेंज करते करते अब इसके हमने एक और सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, तो वही सेम है भैया, अगर उसने फ्री सबस्ट्रेट था उसको हमने सॉल्यूशन के रूप में दे दिया, मोबाइल फेज के रूप में दे दिया। जो वाटर था पहले से 100% था, फिर हमने एसिटोनाइट्राइल या फिर जो हमारा सॉल्यूशन है इथेनॉल उसको पहले दिया, उसी कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, वाटर की कंसंट्रेशन कम करते गए। तो यहाँ पर ना एक चीज़ हुई है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ है। अब वो क्या हुआ है? यहाँ पर जो मोबाइल फेज था ना, मोबाइल फेज जो था पहले वाटर था, मतलब हम पहले वाटर की मदद से मोबाइल फेज को यूज लेते हुए प्रोटीन्स को बाहर कर रहे थे। ठीक है, शुरू में पानी लगा कर जो प्रोटीन बाहर हुए थे, फिर हमने क्या किया? धीरे धीरे इस मोबाइल फेज ने अपना रूप बदला और लास्ट में जब हमने देखा तो मोबाइल फेज हमारा इथेनॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने इथेनॉल डाला था, पूरा 100% इथेनॉल डाला था, वाटर का पूरा एक्सट्रीनॉल कर दिया था हमने, डाला था। तो जब हमने पूरा इथेनॉल डाला था तो शुरुआत में जो मोबाइल फेज था वो था पोलर, और बाद में जो मोबाइल फेज था वो था नॉन पोलर, है ना बच्चों? शुरुआत में जो मोबाइल फेज था वो पोलर था, क्योंकि पहले वाटर से हम इल्यूट आउट करते थे इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, बाद में धीरे धीरे हम वाटर की कंसंट्रेशन को कम करते गए और जो इथेनॉल है, जो एसिटोनाइट्राइल है, जो नॉन पोलर सॉल्यूशन है, उसी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते गए। जब उसी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते गए और वाटर की कंसंट्रेशन हम कम करते गए, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वाटर जो था तो पोलर फेज को हमने नॉन पोलर फेज से रिमूव कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, मतलब
पोलर मोबाइल फेज रिवर्स्ड टू नॉन पोलर मोबाइल फेज। मतलब पहले जो मोबाइल फेज पोलर था वो बाद में जाकर नॉन पोलर मोबाइल फेज में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी also known as reverse phase chromatography। मतलब जो मोबाइल फेज था वो रिवर्स हो चुका है। मतलब पहले मोबाइल फेज का जो नेचर था वो पोलर था, बाद में मोबाइल फेज का जो नेचर था वो नॉन पोलर हो गया। तो रिवर्स हो गया ना एकदम एक दूसरे की, कि पहले जो वो कंटेंट था वो पोलर था, फिर जब हमने लास्ट में देखा तो नॉन पोलर रह गया। तो इस तरीके से मोबाइल फेज रिवर्स हो गया, तो इसलिए इसको बोला रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आज हमने दो बड़ी बड़ी क्रोमेटोग्राफी निपटा ली, चुटकियों में आया सोचा सबको। तो हमने एफएनटी क्रोमेटोग्राफी निपटा ली और उसके बाद हमने निपटा ली क्या, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी या फिर हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम क्रोमेटोग्राफी को वाइंड अप कर देंगे। और क्रोमेटोग्राफी को वाइंड अप करने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप। ठीक, तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।